जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to another lecture of parallel and distributed computing. This is lecture number 5. And first, we need to talk about what we have studied in the previous lectures. This will build the background for the coming lecture. So, previous lecture में जो हमारा focus रहा है वो initially इंट्रोडक्शन के ऊपर था कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है. उसके बाद फिर हम पैरेलल कंप्यूटिंग की क्लासिफिकेशंस में चले गए थे, फ्लेंस टैक्सोनॉमी. उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड मेमोरी को देखा कि वो किस तरह से सिस्टम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपके प्रोसेसर्स के साथ इन ऑर्डर टू डू द कंप्यूटेशन. और उसके बाद फिर शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स के MIMD जो टाइप्स हैं हम उसकी डिटेल में गए, जिसमें हमने यूमा यूनिफाइड और यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस या फिर नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस यूमा इनको देखा. और फिर इनके जो इंटरकनेक्शंस हैं वो किस तरह से पॉसिबल है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा. तो अगर आप देखें, हमने यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस को देखा है फॉर द सेक ऑफ लेट्स से पैरेलल कंप्यूटिंग, वो जो फ्लिंस टैक्सोनॉमी था. उसके बाद फिर हम जब मेमोरी के आए हैं तो हम उसके बाद फिर शेयर्ड मेमोरी में MIMD के ऊपर आए हैं. मतलब शेयर्ड मेमोरी के वो सिस्टम्स जो कि ऑफ टाइप MIMD है. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये है कि हम एक और फर्दर क्लासिफिकेशन एक्चुअली कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी के MIMD और शेयर्ड मेमोरी के SIMD. उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के SIMD और MIMD. We don't do SISD because those systems are far from gone now, and we also don't do MISD because those systems are not practical as we discussed in the previous classes. ठीक है. So हमारा आज का जो एक्चुअल लेक्चर होगा वो शेयर्ड मेमोरी SIMD के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी SIMD के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD, और उसके बाद फिर कुछ पैरेलल प्रोग्राम्स के स्टेप्स, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ों को अब देखना शुरू कर देना है आज के लेक्चर में टुवर्ड्स द एंड. तो सबसे पहले हम शेयर्ड मेमोरी SIMD के बारे में बात करेंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको भी ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं देखना है, शायद बस यही बात करनी है कि जी SIMD जो टाइप सिस्टम्स है वो शेयर्ड मेमोरी के SIMD सिस्टम्स या जनरली अगर SIMD सिस्टम्स की अगर हम बात करें वो बेसिकली एक ही चीज़ है. मतलब ये कि वही बात कि आपने एक इंस्ट्रक्शन उठानी है और उसको मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर मल्टीपल डेटा के ऊपर जो है उसको अप्लाई कर देना है. ठीक है जी. इसमें जनरली आपके पास एक वेक्टर प्रोसेसिंग यूनिट होता है और अमूमन इन सिस्टम्स में कैश एज सच इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, बट बिकॉज द पॉइंट अगेन इज बिकॉज दीज सिस्टम्स आर नॉट दैट मच इम्प्लीमेंटेड, सिर्फ कुछ ही कंपनीज वेंडर्स इनको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं. ठीक है जी. सो शेयर्ड मेमोरी में SIMD टाइप सिस्टम्स जो हैं वो आपके पास एज सच प्रैक्टिकली उसी तरह से ही है जिस तरह से आपने सिंपली एक SIMD सिस्टम को जो है वो देखा हुआ था, क्योंकि उस SIMD सिस्टम को एक शेयर्ड मेमोरी के साथ ही इंप्लीमेंट किया जाता है. सो वी ऑलरेडी स्टडी दैट. ठीक है. बट वी डू नीड टू गो इनटू सम डिटेल्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी SIMD systems and distributed memory MIMD systems, and at the end, just like I discussed, we'll start talking more about the software end of this parallel programming. ठीक है जी. सो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को हम सिर्फ इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि SIMD और MIMD क्या है. उसके अलावा मिड तक जितना लेक्चर होगा वो पैरेलल प्रोग्रामिंग के बारे में ही होगा. Alright, so distributed SIMD, distributed memory SIMD. Also these machines are known as processor array machines. मुख्तलिफ नाम जो हैं वो इसके लिए रखे गए हैं जी. जनरली बात यह होती है कि आप SIMD सिस्टम्स में करते क्या हैं. इस केस में स्पेसिफिकली आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को इस तरह से टास्क दे रहे होते हैं कि उनसे आप एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं और वो एक लॉक स्टेप की फॉर्म में जो है वो काम कर रहे होते हैं. मतलब ये कि उनके बीच में एज सच कोई सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. लॉक स्टेप से जनरली मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोसेसर से एक ही काम करवा रहे होते हैं, और वो किस पर्पस के लिए आप करते हैं, आप एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बेसिकली बनाते हैं, क्योंकि जो आप काम करवा रहे होते हैं उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. वो बहुत हाईली सेंसिटिव काम होता है और आप ये नहीं चाहते कि उसमें कोई एक फॉल्ट आ जाए या कोई कंप्यूटर जो है वो गलत तरीके से परफॉर्म करे और मुझे पता ही ना हो और रिजल्ट मेरे पास ऐसा है जो कि बिल्कुल भी उस वक्त के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक गलत रिजल्ट जो है वो जनरेट हो. तो आप क्या करते हैं, आप प्रोसेसर अरे मशीन्स को ऐसे टास्क दे रहे होते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड मशीन होता है वो सबको जो है वो आगे टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सबको एक ही तरह का टास्क देता है और उनसे तकरीबन एक ही तरह का ही रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्टेड होता है. लेकिन अगर उसमें से कोई एक ऐसा मशीन हो जो कि गलत जवाब दे, तो दो फायदे हैं. एक तो आपने वो मशीन रिकॉग्नाइज कर लिया, दूसरा ये कि अगर आपने सिर्फ वही एक मशीन यूज करना था तो और उसने अगर आपको खराब इनपुट आउटपुट जो है वो देना था तो कम से कम आप उस तरह के डिजास्टर से जो है वो बच गए. ठीक है.
So that's why it's called that these machines work in lockstep, means there's no synchronization required in between the system. All of them are doing the same task and the same output is expected, but the advantage is you don't need to perform any kind of synchronization. ठीक है, so generally मैंने जैसे बताया ये fault tolerant systems के लिए जो है वो highly desired होते हैं distributed memory SIMD systems। और जैसे मैंने आपको बताया एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है जो कि आप जिसको आप एक सॉर्ट ऑफ मास्टर कह सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा होता है बाकी तमाम प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूशन के लिए। आप इसकी सिंपल एग्जांपल ये एक लिहाज से जो है वो एग्जांपल की बात सॉर्ट ऑफ डिस्कस की गई है कि आप अगर आपके पास एक टास्क हो जिसमें आपने फॉर एग्जांपल बिट वाइज 32 बिट्स को जो है ना उनका एक्सऑर या कोई और ऑपरेशन जो है वो आपने परफॉर्म करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही प्रोसेसर से वो तमाम बिट्स 32 की 32 जो है वो आप एग्जीक्यूट करवा लें, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उसमें से आपके पास मुख्तलिफ प्रोसेसर्स हो और उनको आप एक एक बिट जो है वो दे दें और आप उनको कहें कि ये एक एक बिट का एक्स और कंप्यूट करके जो है मुझे रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम्स के लिए SIMD सिस्टम्स में बिकॉज वी से दैट दिस वर्क इन सच अ वे, दीस सिस्टम्स वर्क इन सच अ वे कि आपके पास हर एक सिस्टम की अपनी मेमोरी होती है और ये प्रोसेसर एक सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होते बल्कि ये सेपरेट मशीन्स होते हैं और उसके अंदर आप एक इंस्ट्रक्शन सबको दे रहे होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए ये एक बहुत ही हाईली जो है वो ऑप्टिमल किस्म का एग्जांपल नहीं है, बट ये सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए फर्दर जो है वो एक एग्जांपल आपको दिया गया है। इसकी एग्जांपल जो है वो मास पास सिस्टम है। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस SIMD डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप्स SIMD मशीन्स। ये बेसिकली नासा की फैसिलिटी में जो है ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था और उसके बेसिकली दो मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, उसमें आपके पास एक फ्रंट एंड है और दूसरा एक DPU यूनिट है। ठीक है जी, so as you can see the front end is the one that is connected through a bus to the ACU and the processing elements, and there's also a connection between the ACU and the processing elements. So these are the processing, you can say the processors array, or simply say an array of processors, parallel processors, जो कि आप एक्चुअली टास्क इनको दे सकते हैं फॉर क्रंचिंग। ठीक है, फ्रंट एंड बेसिकली वो एक मास्टर मशीन या कंट्रोल यूनिट आप इसको बेसिकली कह सकते हैं जो कि आगे फॉरवर्ड करता है आपके जो है वो अरे कंट्रोल यूनिट को कोई एक इंस्ट्रक्शन, और अरे कंट्रोल यूनिट फिर आगे इस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इन ऑर्डर टू डू ऑल दैट कंप्यूटेशन। सो आप बेसिकली फ्रंट एंड से भी कुछ काम करवा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए प्रोसेसर। लेकिन अगर आप इस तरह के सिस्टम में अगर आपको कोई सिक्वेंशियल किस्म की एग्जीक्यूशन करनी हो तो वो जनरली फ्रंट एंड सिस्टम जो है वो कर लेते हैं, और अगर आपने कोई एक पैरेलल किस्म की कंप्यूटेशन करनी है तो वो फ्रंट एंड सिस्टम जो है वो फिर डेलीगेट कर देता है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस आगे या अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है इन प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को जो मुख्तलिफ प्रोसेसर है बेसिकली पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए, उनको आगे ये कंप्यूटेशन जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। तो जो चीज़ हमने सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डिस्कस की है उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मास पावर सिस्टम की सूरत में जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा जी, आगे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम्स की कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको शायद इस सब्जेक्ट का कोई इतना आइडिया नहीं है, बट दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज डोमेन। दूसरी इंजीनियरिंग डिग्रीज में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ जो है सेपरेट कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है, तो उन कोर्सेज में फिर आगे आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी SIMD सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है वो यूजफुल कंसिडर किया जाता है, या जनरली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में या सिग्नल प्रोसेसिंग में, इन दोनों में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप मोंटे कार्लो किस्म की सिमुलेशंस करवा सकते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशंस बेसिकली उस तरह की सिमुलेशंस होती हैं, ये कैटेगरी ऑफ सिमुलेशंस है जिसमें आप कुछ सेट ऑफ डेटा को एज इनपुट लेके कोई एक प्रिडिक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वेदर की प्रिडिक्शन जो है वो करना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप एक डाइस जो है वो रोल करना चाह रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या आउटपुट जो है वो हो सकता है, तो उस केस में फिर आप मोंटे कार्लो सिमुलेशंस जो है वो यूज कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स इस केस में प्रोसेसर्स के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, हर एक प्रोसेसर को आप सेपरेट सेट ऑफ डेटा देंगे और उन सब के साथ आपने एक ही काम करवाना है, एक ही सिमुलेशन करवानी है, एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डेटा द आउटपुट कैन बी डिफरेंट, एंड दैट्स हाउ यू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस एक्चुअली।
Operations that cannot be executed by the processor array or by the control processor are offloaded to the front end systems. Okay, so as you can see, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वो जो instructions जो कि इन DPU system से आप नहीं करवा सकते, वो front end system जो है वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी जो कि सिक्वेंशियली आपने एग्जीक्यूट करनी है, वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। और आईओ की फिर मल्टीपल तरीके हैं, प्राइमरीली दो तरीके हैं यहाँ पे कि जी या फ्रंट एंड सिस्टम के थ्रू आप मेमोरी से जो है वो डेटा सेंड या रिसीव कर लें, या फिर प्रोसेसर के अंदर फिर कुछ ऐसे रजिस्टर्स होंगे जो कि यूज हो सकते होंगे फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू और फ्रॉम द मेमोरी, और यू कैन यूज बोथ एट द सेम टाइम। अब आगे हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD सिस्टम्स को एक्चुअली देखना होगा। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में अभी इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी SIMD systems है। In MIMD systems, these are purely network-based systems again. As you can see, you have separate machines having their own CPU and memory, and they're all connected through some network. And in this case, of course, you'll be doing message passing in order to transfer some message to from one system to any other systems. And as you can see, processors have their own local memory, and there's no global address space where you have multiple memory modules, and there is one global address, or you can say sort of the logical address space, which is the global one, in which all of these processors are sending data to or receiving data from. In this case, the only thing that one processor and the other processor can do is just simply pass messages to each other. And distributed memory systems require a communication network. Of course, इस केस में आपको एक underlying network की जरूरत होगी, वो एक facility आपके पास available होनी चाहिए, otherwise distributed memory MIMD systems would be inexistent. So the next thing that we want to talk about is the routing mechanisms in the distributed memory systems. You would remember कि shared memory systems में हमने जो routing देखी थी वो internal to that system थी, और वो हमने मुख्तलिफ तरह की interconnections के थ्रू देखी थी, जिसमें हमने ओमेगा नेटवर्क को देखा, और हमने क्रॉस बार को देखा, और हमने बस किस्म की टोपोलॉजीज को देखा। बट ऑफ कोर्स दोज वर फिजिकल टोपोलॉजीज दैट वर विद इन द सेम सिस्टम, ठीक है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर थी। और यहाँ पे हमने नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चर को देखना होगा, उसके अंदर जो है वो हम रूटिंग मैकेनिज्म्स को देखेंगे। रूटिंग मैकेनिज्म्स डिटरमिन द पाथ a message takes through the network to reach from the source to the destination node. Of course, इस केस में जैसे हमने बताया, एक CPU से दूसरी CPU तक या एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरी CPU सिस्टम तक जो है वो डेटा ट्रांसफर करना होगा। So these can be considered as the source and the destination nodes, and we need to determine the path that a message will take so that we can transfer the message in as less time as possible, because this time is very crucial in this case, and this will increase or decrease the cost for us at the end of the day. So we need to decide a very efficient and a very less costly or inexpensive kind of network topology to drive our data through. Data and task decomposition have to be dealt with explicitly. Now, sending the message through the network is one thing. That is one problem. But then you also need to find out कि अगर इतने सारे systems हैं जिसको मैंने नेटवर्क के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो कौन सा टास्क किसको देना है, और उसके साथ साथ टास्क के साथ मैंने उसको डेटा भी तो प्रोवाइड करना है उस मशीन को। तो ये जो प्रॉब्लम है कि टास्क और डेटा की डीकम्पोजिशन में जो मैंने करनी है, इतना बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, ये एक एक्सप्लिसिट टास्क है from that of the routing mechanism. Routing is one problem, but then data and task decomposition is another problem. और टोपोलॉजी जो है वो और स्पीड ऑफ द डेटा पाथ्स आर क्रूशियल एंड हैव टू बी बैलेंस्ड विद कॉस्ट। सो टोपोलॉजी का मतलब ये है कि एक नेटवर्क जो है वो फिजिकली लेड कैसे है, मतलब ये है कि कितने नोड्स हैं, कौन से नोड को किस नोड के साथ कनेक्ट किया गया है या कितने नोड्स के साथ कनेक्ट किया गया है, और वो कौन से लिंक के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये भी तो पॉसिबल है कि लिंक लंबा या छोटा है, किस तरह का लिंक है, ठीक है जी। और ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखिए कि हर एक नोड को मैंने दूसरे कितने नोड्स के साथ कनेक्ट किया है, और एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने में मुझे एट मैक्स कितना टाइम लग रहा है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक उनको टास्क देने होते हैं, तो आप चाहते हैं कि सब कंप्यूटर्स के पास जो है वो टास्क जो है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में रिलेटिवली पहुंचे, और वो टास्क को इक्वली अगर आपने डिवाइड भी किया है तो
उनको इक्वल अमाउंट में टाइम चाहिए होगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि वो आपको रिस्पॉन्ड कर दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने रिजल्ट कंपाइल करके देना है और एक ही बंदा है जिससे आपको रिजल्ट बहुत लेट देना है, तो आपका ओवरऑल जो टाइम लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब फिर रूटिंग की इन्होंने दो तरह की यहाँ पे क्लासिफिकेशन की हुई है। हालांकि रूटिंग के और भी क्लासिफिकेशन हैं, जो कि अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है तो उसमें आप नेटवर्क्स का जो लेयर है उसके अंदर आप डेफिनेटली जो है वो ये मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो तरह की क्लासिफिकेशन की हुई है। एक जो है वो मिनिमल या नॉन मिनिमल, जो कि ये बताता है कि आपका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड। ठीक है जी। मतलब एक ये तरीका हो सकता है कि आप कहें कि जी छोटा रूट है और मैंने उसको लेना है। ठीक है। लेट्स सपोज देयर आर दीज टू नोड्स। ठीक है। और इनके थ्रू एक डायरेक्ट लिंक भी है, और फिर ये एक और तरीका है कि जी आपने मल्टीपल रूट से होके यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है। सो ये दो रूट्स पॉसिबल हैं, या फिर और भी रूट्स पॉसिबल हैं। So of course the minimal route becomes this one for you to transfer your data to the other node. But there is a possibility कि आप ये रूट लें और आपका जो डेटा है वो जल्दी शायद पहुंच जाए, क्योंकि इस रूट के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंजेशन बहुत ज्यादा होगी। कंजेशन ये कि इसके ऊपर ट्रैफिक इतनी ज्यादा होगी कि उसकी वजह से अगर आप जब भी इसके ऊपर अपना डेटा सेंड करेंगे तो ये लिंक उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता होगा और आपका डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता होगा। सो इवन इफ यू टेक द मिनिमल रूट, it might not be the good decision, ठीक है, or the right decision to take. And if you take the non-minimal route, it might send your data conveniently, ठीक है। So अगर इसका bandwidth इस लिंक का जो है वो कम है, तो आपके लिए बेसिकली कंजेशन की पॉसिबिलिटी फिर ज्यादा होगी और आपका डेटा ड्रॉप होगा और आपको बार बार इसके ऊपर अपना डेटा सेंड करना होगा। सो द मिनिमल माइट नॉट बी the right way of sending the or let's say the right choice for you to transfer your data. दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक रूटिंग है या एडॉप्टिव रूटिंग है। तो नाम से ऑलरेडी जाहिर है कि डिटर्मिनिस्टिक रूटिंग जो है उसमें आप पहले से डिटरमिन करते हैं पाथ फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, और उसी पाथ को फिर आप फॉलो करते हैं जब भी वो डेटा आता है। जब भी एक पर्टिकुलर सोर्स एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक डेटा जाना होता है तो आपने पहले से उसके लिए जो है वो रूट डिसाइड किया होता है। और उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल जो है वो पब्लिक स्विच जो नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली टेलीफोन के जो कॉल्स हैं वो आप रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके लिए नेटवर्किंग में बेसिकली दो तरह की जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक सर्किट स्विच नेटवर्क है और दूसरा जो है वो पैकेट स्विच नेटवर्क है। सो सर्किट स्विच नेटवर्क्स आर द वन इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द टेलीफोन लाइंस। और इसके अलावा जो एडॉप्टिव रूटिंग है तो वो पैकेट स्विचिंग है, और आपका पूरा इंटरनेट जो है वो इस तरह की रूटिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। सो इसमें पूरे डेटा के पैकेट्स बनाए जाते हैं और वो किसी भी रूट को डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी रूट को किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट रूट वुड टेक यू टू दैट डेस्टिनेशन। So in adaptive you can actually change the route from the source towards the destination। मतलब ये कि एक ही डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर जा रहा है, उसके 5 पैकेट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों पैकेट्स एक ही रूट से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। ठीक। अच्छा जी। अब यहाँ पे रूटिंग जो मैकेनिज्म यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, उसके लिए जो है वो हाइपरक्यूब इज वन टाइप ऑफ you can say protocol or one type of method that is used for transferring data between the source and the destination. So यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं जिसको हम मुख्तलिफ नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि इनके बीच में हमें कितने लिंक्स बेसिकली जो है वो इस्टेब्लिश करने होंगे, वो हम हाइपरक्यूब के प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। सो लेट्स से वी हैव टू नोड्स, सो वी हैव 1D हाइपरक्यूब। इन दिस केस ऑफ कोर्स वन डायमेंशनल है हमारे पास। ठीक है। तो हमें एक इसमें जो है वो लिंक चाहिए होगा। जैसे ही नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होते जाते हैं, सो अगर 2 से जो है वो 4 हो जाते हैं, तो हम इनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विद दीज बिट्स व्हिच इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हाइपरक्यूब में जो उसका जो प्रोटोकॉल है और उसका जो मेन आइडिया है वो क्या है, वो ये है कि जब भी आपने किसी नोड को जितने भी नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट किया, अगर 2 हैं तो ऑफ कोर्स 4 नोड्स हैं तो आपको 2 बिट से रिप्रेजेंट करना होगा। इस केस में जैसे आपके पास 8 नोड्स हैं तो आप उसको
3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी 2 बिट्स के बीच में, कोई भी 2 नोड्स के बीच में अगर उनके जो बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1 बिट का डिफरेंस है, तो आपने इन दोनों के बीच में जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब ये कि इनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करना है आपने फिजिकली। एज यू कैन सी, दिस नोड रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 is attached to this node represented by 0 1, और आप 0 1 और 0 0 के बीच में देख रहे हैं कि एक बिट का डिफरेंस है, which is the bit on the right। अगर आप फिर इस बिट को इस नोड को देख लें, which is node number 2, अगर आप इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लें तो वो इस नोड्स के से जो डिफरेंस है वो बेसिकली बाय हाउ मेनी बिट्स जो है वो डिफरेंट है, बाय 1 बिट। लेकिन अगर आप 2 और 1 को देख लें तो इनका जो, अगर आप लेफ्ट टू राइट बिट्स को देख लें और हिस्ट्री की लेफ्ट टू राइट बिट्स देख लें, इसमें से दोनों बिट्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो है वो कॉमन नहीं है। सो ये 1 है, ये 0 है, और ये 1 है और ये 0 है। दैट्स व्हाई यू डोंट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू और बिटवीन दीज टू। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें अगेन 1 1 और ये 1 0 है, तो यहाँ पे एक बिट का डिफरेंस है, यू विल ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दैम। ठीक है, सो अगर आप इसी हिसाब से देख लें तो आपके पास for any hypercube with 2D nodes, the number of steps to be taken between any two nodes is at most d। मतलब ये कि अगर आप इस पूरे नेटवर्क में जो अब इन 4 नोड्स का बना हुआ है, इसमें से अगर आपने किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड तक जाना है तो आपको d स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, d नंबर ऑफ यू कैन से हॉप्स लेने पड़ेंगे in order to move from that node to any other node। ठीक है, लाइक अगर आप 0 0 से 3 तक आ रहे हैं, सो इस केस में आपके पास चूंकि ये d की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, मतलब 4 नोड्स हैं तो आपके पास d की वैल्यू एक्चुअली 2 है, तो आपको एटमोस्ट 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है जी, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू विल हैव टू टेक। अगर आप इस केस में देख ले, जब आपके पास 3 बिट्स हैं, तो सपोज हम ये 0 लेते हैं और 0 से हम इस नोड को देखते हैं विच इज बेसिकली 7 की, ये कितने स्टेप्स में आप ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी रूट लें। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको 3 ही जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि आप घुमा फिरा के ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दैट वुड बी अ सिली थिंग टू डू। लेकिन अगर आप देखें ये रूट लें तो आपको 3 स्टेप्स लग रहे हैं, अगर आप ये रूट लें आपको 3 स्टेप्स लग रहे हैं, अगर आप ये रूट लें तो अगेन आपको 3 स्टेप्स लग रहे हैं, और अगर आप ये रूट लें तो अगेन आपको 3 स्टेप्स लग रहे हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एंड दिस विल बी वैलिड बिटवीन एनी 2 नोड्स। कम भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो आप लेंगे। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी एक बात जो कि शायद इस स्लाइड्स में उसका जिक्र नहीं है, वो ये है कि हर एक नोड जो है वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स दैट यू रिप्रेजेंट इन द नेटवर्क, ठीक है, हर एक नोड की रिप्रेजेंटेशन के लिए यू विल हैव टू सी कि हर एक नोड जो है वो इस केस में जो कि 3 बिट्स रिप्रेजेंटेड है, तो हर एक नोड 3 दूसरे नोड्स के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। जैसे आप देख रहे हैं 0 4 के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप 5 की बात करें तो 5 के साथ वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर आप 5 को देखें तो 5 1 के साथ, 4 के साथ और 7 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ d यू विल सी कि कितने स्टेप्स आपको लग रहे हैं बाकी नोड्स तक पहुंचने में, और कितने नंबर ऑफ नोड्स के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एंड जिनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको आप जनरली आप नेबर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, सो हाइपरक्यूब इज वन वे ऑफ रूटिंग। इसके अलावा एक और टाइप है जिसमें जिसको आप वर्म होल रूटिंग कहते हैं। सो वर्म होल रूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कोशिश करते हैं कि इस स्लाइड से जो है वो बेहतर तरीके से हम समझ लें। वर्म होल रूटिंग में जनरली आपने अगर नेटवर्किंग पढ़ी है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो यू विल सी इन द वेरी स्टार्ट चैप्टर कि आप स्टोर एंड फॉरवर्ड वाले एक टेक्निक यूज करते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड में ये होता है कि जब भी एक नोड का कोई डेटा किसी रूटर पे पहुंचता है तो वो रूटर उसको टेम्परेरीली कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और उस स्टोरेज के दौरान वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी इंटीग्रिटी चेकिंग करता है, चेकसम वगैरह, या फिर उसके कोई और वैल्यूज जो है वो आगे पीछे, फॉर एग्जांपल TTL, दोस पीपल हु डू नॉट नो अबाउट दीस थिंग्स डोंट वरी एट ऑल, इट्स नॉट कंसर्न्ड, बट आई एम जस्ट गिविंग रेफरेंस फॉर दोस पीपल हु हैव एक्चुअली स्टडीड नेटवर्किंग। सो फॉर देम दे नीड टू नो कि जी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसको स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, but in wormhole type of routing there is no storage, there is no waiting at all, there is no checking at all. You just simply receive the packet and you directly forward it on the interface that you need to forward it to। ठीक है, आप सिर्फ डेस्टिनेशन उसकी एड्रेस को देखते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस के मुताबिक आप सीधा सीधा उसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, so as such there is no packet buffering. This can support packets of arbitrary size as well, so you can have different sizes of packets, it's also possible, और इनको generally आप flits कहते हैं। ठीक है, in wormhole routing,
कि आप कि एक पैकेट का साइज एक है, दूसरे पैकेट का साइज दूसरा है। इट्स रियली पॉसिबल कि पैकेट के साइज जो है वो आर्बिट्री हो सकते हैं। सो देयर इज दैट एडवांटेज के रूटर के ऊपर ये एक लिहाज से ये एक बर्डन आ जाता है कि उसने पैकेट के मुख्तलिफ साइज को जो है वो एनालाइज करना होगा, ना एंड सिस्टम्स के उन्होंने एक खास किस्म का पैकेट जो है वो बनाना है ताकि रूटर जो है वो सिर्फ एक खास साइज का पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। या फिर वो रैपिड स्विचिंग जो है वो इस केस में डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज एज सच प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि ब्लॉकिंग का है, और ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि सपोज नोड 1 is trying to send data to node 5 and node 2 is also trying to send data to node number 5 and the same goes for node 3. So अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग का ये एक इशू आ सकता है कि जिस दौरान नोड 1 ने रूटर 2 का जो है वो आउटपुट इंटरफेस नंबर 4 यूज करना होगा ताकि वो डेटा को फॉरवर्ड कर दे, उसी दौरान अगर नोड 2 ने भी रूटर का वही इंटरफेस, रूटर 2 का वही इंटरफेस यूज करना है, सो नोड 2's डेटा और फ्लिट्स वुड टेम्परेली बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ नोड 1's डेटा, ठीक है, दैट इट इज सेंडिंग थ्रू रूटर 2। सो जैसे ही नोड 2 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, नोड 2 का डेटा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे उसका इंतजार करेगा, उसी दौरान उसने ऑफ कोर्स रूटर नंबर 1 का वो वाला इंटरफेस जो है, इंटरफेस नंबर 4, वो भी ग्रैब किया होगा, जिसकी वजह से नोड 3 जो अपना वो डेटा उसके थ्रू फॉरवर्ड करना चाह रहा है तो वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता होगा। सो सॉर्ट ऑफ कैस्केडिंग किस्म की जो है वो ब्लॉकिंग इस केस में एक प्रॉब्लम है जिसको हमें डील करना होगा, ठीक है जी। सो इन एवरी केस देयर इज गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम उन सबको बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देयर इज आल्सो दैट फैट ट्री टोपोलॉजी काइंड ऑफ ए रूटिंग मैकेनिज्म इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, जिसमें आप देख रहे हैं these routers behave like a kind of a tree, ठीक है। इनकी कनेक्टिविटी ऐसी है कि आपको ये एक ट्री की तरह के फॉर्म में जो है वो नजर आ रही है, और फैट ट्री इसको इसलिए कह रहे हैं कि as you tend to go towards the root, the number of connections would increase or the bandwidth would simply be higher, because this root is taking a lot of data from the different leaf nodes and it needs to be rigorous, it needs to be adaptive, it needs to be robust. So in a tree, a node can speak to another node passing through the root, but near the root required bandwidth increases, ठीक है जी। So जितने भी data transmission हो रही है, it happens through the root node. Of course उसके एक एंड पे और दूसरे एंड पे जो एक ब्रांच और दूसरा ब्रांच है उसके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। Fat tree amends this, providing more bandwidth with multiple connections. Of course इसमें आपके पास multiple connections possible है, क्योंकि अगर एक कनेक्शन किसी वजह से ब्रेक हो सकता है तो दूसरे कनेक्शन जो है वो उसके लिए एज अ बैकअप जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर तो वो केस नहीं भी है तो आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस जो है वो हायर डेटा रेट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इस तरह की जो है वो टोपोलॉजीज अमूमन आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आपको जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी वो क्लाउड या ग्रिड या क्लस्टर्स में होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो फैट ट्री टोपोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और यूज की जा रही है तमाम डेटा सेंटर्स के अंदर। So an array fat tree is when the levels towards the root have n times the number of connections in the level below it, ठीक है। So एक सिंपल सी बात है, लेकिन उसको I'll try to explain it as simply as possible, लेकिन उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रॉब्लम है जिसको समझने की जरूरत है। सो द मेन पॉइंट इज दैट कि अगर आप रूट की नजदीक हैं, ठीक है, और रूट से आप नीचे देखें तो आपके पास कितने कनेक्शंस हैं? 1, 2, 3 और 4, ठीक है जी। सो रूट के साथ जो ओवरऑल कनेक्शंस जो एस्टैब्लिश हुए होंगे रूट नोड के साथ वो बेसिकली 4 होंगे, ठीक है। और इधर आप वही चीज नीचे भी आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन हो रही है एक लिहाज से कि अगर आप देखें यहाँ पे इस लिंक पे आपके पास कितने कनेक्शन है? ये 2 हैं। तो अगर आप नीचे देखें उससे नीचे वाले लेवल पे तो आपके पास ये एक कनेक्शन और ये दूसरा कनेक्शन। सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय n times the number of connections in the level below it, ठीक है जी। सो इफ देयर आर 4 connections, so you see there are n connections actually below it. So जो इसकी जो ओवरऑल बैंडविड्थ को अगर आप देख रहे हैं, so it will be sort of equivalent to the number of connections below that level, ठीक है। अब उस लेक्चर के उस हिस्से तक हम पहुंच गए हैं जब मैं आपको बता रहा था कि हमें बेसिकली पैरेलल प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो आना होगा। हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर लेवल से हट के जो है वो अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और अब हम बेसिकली मिड तक आगे पैरेलल प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम्पल्स या उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को देखेंगे।
So in order to understand this, we need to divide the whole task into small units, and that is converting a sequential application into a parallel one. You basically need three steps. The first is decomposition into task. You need to understand कि पूरा जो प्रोग्राम है उसको मैं कितने सब टास्क में एक्चुअली डिवाइड कर सकता हूँ, पूरे प्रोग्राम के कितने छोटे छोटे मैं पोर्शंस बना सकता हूँ, ठीक है। और जब उनको बना दिया तो फिर मैं उनकी प्रोसेसिंग को असाइनमेंट कैसे करूंगा और ये सब कुछ जो है वो मैं फिजिकली इंप्लीमेंट कैसे करवाऊंगा फिर, ठीक है। मतलब ऑर्केस्ट्रेशन इन द सेंस कि लिंक अप कैसे करना है या इवेंचुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे फिर मैंने करनी होगी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज डिकम्पोजिशन इनटू टास्क एंड दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग hopefully till the end of the lecture. The first thing is to formalize the dependency. We need to understand कि जी क्या क्या डिपेंडेंसीज है बिटवीन द कोड, और हम ये देख लें कि इसमें से कंकरेंट एग्जीक्यूशन कौन कौन सी पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टास्क है जिसको हम इन पैरेलल एक्चुअली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें आपको वो अपना फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड डिकम्पोजिशन आपको याद होगी, जो कि हमने एक्सप्लिसिट मल्टीथ्रेडिंग में देखी थी कि जी हम छोटे छोटे टास्क ही करते रहे कि जी एक एक साइकिल जो है वो एक एक प्रोसेसर का जो है वो एक एक थ्रेड से उठाते रहें और उसकी जो है वो इंटरलीविंग करते रहें एक एक साइकिल के बाद। और दूसरा ये तरीका है कि आप ब्लॉक ऑफ थ्रेड्स जो है वो दे दें प्रोसेसर को, और जब भी मेमोरी को एक फॉल्ट आ जाए तो आप उस दौरान जो है वो दूसरे थ्रेड को जो है वो मौका दे सके। So there are two approaches, and of course none of them is the best one, but both of them have trade-offs, and it really depends on the kind of the problem set that you have, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके लिए फाइन ग्रेन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें कोर्स ग्रेन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। आगे आप कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइन ग्रेन यहाँ पे बेहतर होगा या फिर कोर्स ग्रेन यहाँ पे जो है वो बेहतर होगा। यू कैन नेवर से कि ये वाला बेहतर है इन जनरल, ठीक है। इन जनरल कोई भी बेहतर नहीं हो सकता। और फिर जब प्रोसेसर की असाइनमेंट है तो आपने लोड बैलेंसिंग ऑफ कोर्स करनी होगी। ये नहीं कि प्रोसेसर को बहुत ज्यादा लोड दे दिया, दूसरे को कोई काम नहीं दिया। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको मिलेगा, वो है डेटा लोकेलिटी का। सो आई होप यू रिमेंबर दी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि आपने एक प्रोटोकॉल या एक कॉन्सेप्ट जो है वो देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें दो टाइप्स मैंने क्लास में डिस्कस की थी। एक स्पेशल लोकेलिटी है और एक टेम्पोरल लोकेलिटी है। और जनरली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या डेटा लोकेलिटी बेसिकली ये है कि आप जब भी कोई एक डेटा एग्जीक्यूट करते हैं, सो इन द वेरी नियर फ्यूचर यू माइट बी यूजिंग द सेम डेटा और एनी डेटा दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक अरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर आपने उस अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स का जो है वो डेटा उठाया और आपने उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस की है, मैनिपुलेशन की है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इन द वेरी नियर फ्यूचर आप उसी अरे के इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर भी कोई एक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप पूरे अरे को लोड करवाएं और आप वो पेज फॉल्ट्स जो हैं या जो मेमोरी के जो फॉल्ट्स आपके पास आ सकते हैं, आप उसको एज मच अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। So you want to do it in such a way कि जो रिलेटेड डेटा है वो सारा एक प्रोसेसर के पास चला जाए, ताकि मल्टीपल प्रोसेसर्स डेटा को शेयर ना करें, बल्कि ये कि एक जो टास्क है उसके जितने भी रिलेटेड डेटा है वो एक प्रोसेसर के पास जाए और वो उसकी एग्जीक्यूशन कर ले, और दूसरा जो रिलेटेड डेटा जो कि उसके बीच में तमाम डेटा के बीच में कनेक्टिविटी हो या कोई ना कोई जो है वो कोऑर्डिनेशन हो सकती हो, लेकिन इस दूसरे प्रोसेसर से या दूसरे टास्क के उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ना हो, वो कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। आगे उसको ऑफ कोर्स मुख्तलिफ अप्रोचेस हो सकती हैं, जो कि स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक टास्क असाइनमेंट हो सकती है। सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक इज बेस्ट और डायनामिक इज बेस्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। स्टैटिक उस केस में बेहतर होगा जब आपको पहले से पता होगा कि क्या टोटल टास्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पूरी बुक दूं और मैं आपको कहूँ कि जी इसको पूरे जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो कन्वर्जन कर ले। सो अगर मैं आपको ये काम दूं तो आपको पहले से पता होगा कि ओवरऑल डेटा कितना है और उसको कितने मैं सब टास्क में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक फेसबुक की सर्वर चला रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि जी किस टाइम कितने ज्यादा यूजर्स होंगे। ऑफ कोर्स पीक आवर्स का आपको कोई ना कोई अंदाजा होता होगा फ्रॉम द पैटर्न, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी इस आवर में इतने ही लोग आएंगे और मैंने इतने ही प्रोसेसर उस केस में असाइन करने हैं। सो इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड टू डू डायनेमिक टास्क असाइनमेंट। और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जब आप डेटा को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को देंगे तो उसको नेमिंग करना या फिर उसकी शेयरिंग जो है वो कैसे पॉसिबल होगी, या फिर आप उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन जो है वो फिर भी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे आप
डील करेंगे उनके साथ। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आपके जो नॉर्मल सेमाफोर वाले सॉल्यूशंस हैं वो आपके काम नहीं आते, उसमें फिर ऑफ कोर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिंक्रोनाइजेशन के जो है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल जो है वो यूज होते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दी रेस कंडीशंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बेसिकली दी गई है वो चेस प्लेयर की, वो अगर आप पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जितने भी आपके पास पीसेस होते हैं फ्रॉम द वाइट एंड और द ब्लैक्स एंड, मतलब ये चेस में एक वाइट प्लेयर जिसके पास वाइट पीसेस होते हैं और एक ब्लैक जिसके पास ऑफ कोर्स ब्लैक पीसेस होते हैं, तो उसमें जितने भी पॉसिबल पीसेस हैं आई गेस अराउंड 16 पीसेस हैं फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट ईच। तो सारे या मूव हो सकते हैं या नहीं मूव हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मूव पॉसिबल हैं उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो वो कि आपके पास पॉसिबल मूव्स कौन कौन से, और फिर उन पॉसिबल मूव्स के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कि क्योंकि जो भी आप मूव करेंगे आपका ओपोनेंट उसके अगेंस्ट जो है वो तमाम पॉसिबिलिटीज को इवेलुएट करके उसके मुताबिक कोई ना कोई एक मूव करेगा। सो देयर आर बेसिकली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज के एक गेम को किसी भी मिडल से लेके कोई इंटरमीडिएट स्टेज होता है गेम का, और उससे लेके आप जो है वो उसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप एक पैरेलल कंप्यूटर को वो सारा टास्क देंगे और आपको कहेंगे कि जी ट्राई ऑल दीज पॉसिबिलिटीज और देख लें, एक्सप्लोर कर लो कि कौन सी मूव अगर मैं करूं तो वो बेहतर जो है वो साबित होगा। और ये कंप्यूटर जो है वक्त के साथ साथ आना 1998-99 में ये पहले शुरू हुए थे, और उस वक्त के एक जो वर्ल्ड चैंपियन था गैरी कैस्पारोव, उसको उस वक्त से उसने हरा दिया था एक्चुअली, ऑल्दो दोस वर द प्रिमिटिव काइंड ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन पहले जो कंप्यूटर्स आए जो कि चेस प्लेयर्स थे, उन्होंने उस वक्त के जो वर्ल्ड चैंपियन है उसको हरा दिया। और आजकल का जो वर्ल्ड चैंपियन है वो जब भी अगर वो कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं कि उसके साथ मुकाबला है, तो उसको तो बिल्कुल भी आजकल के एक नॉर्मल किस्म का जो मोबाइल वाला भी एक चेस इंजन है वो भी जो है वो आजकल के वर्ल्ड चैंपियंस को हरा देते हैं। तो ये इतने वक्त के साथ साथ जो है वो इंटेलिजेंट हो गए हैं। ओके, लोड बैलेंसिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनएफिशिएंट लोड बैलेंसिंग करें, एक प्रोसेसर को ज्यादा टास्क दें दूसरे को कम टास्क दें, तो डेफिनेटली वो प्रोसेसर जो है वो फिर आपके लिए वो टास्क उतनी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते होंगे, आपको ओवरऑल टाइम जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा लगेगा। So you need to do a best utilization of parallel processors, because most of the processors in parallel computations of course are sort of symmetric। मतलब ये कि उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सेम है, तो अगर आप सेम अमाउंट ऑफ डेटा उनको देंगे क्रंच करने के लिए, तो वो तकरीबन सिमिलर अमाउंट में उसको सॉर्ट आउट करके आपको जो है वो आपको जो है आउटकम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और इसकी एग्जांपल वेब सर्वर्स हैं या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैं। इसकी एग्जांपल्स जो है वो अब हम देखेंगे कि हम टास्क की डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे। तो हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जांपल इंशाल्लाह आज देखेंगे। So task decomposition, which is actually the first step in the parallel process programming steps, जैसे आपने ये देखा decomposition of task, इसको अब हम थोड़ी और डिटेल में देखेंगे। So the first thing in developing a parallel algorithm is to decompose the problem into tasks that can be executed concurrently. Of course हमने ये देखा कि पहले हमने टास्क को डिवाइड कर देना है, फिर प्रोसेसर्स को दे देना है, और फिर उसकी ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो करनी है। So the point is कि हमने डिकम्पोजिशन करनी कैसे, उसके कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स है जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है, उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। सो उसमें हम एक टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ भी एक्चुअली इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि एक सब टास्क जब आप एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते हैं, सो इट इज़ पॉसिबल कि एक टास्क दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो। सो आपने डिपेंडेंसी ग्राफ एक बना देना है जिसमें आप कहेंगे कि जी ये वाला टास्क जो है वो इस टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो सा जिसके ऊपर डिपेंड करता है मुख्तलिफ टास्क को आप एक एज ए नोड कंसिडर कर लेंगे, और जिस टास्क में दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपने एक एज बेसिकली या एक लाइन उस डायरेक्शन में बेसिकली ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सो आप इसको एक कंप्लीट ग्राफ के फॉर्म में जो है वो देखेंगे आगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली दी है, विच इज बेसिकली n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि आपके पास देयर इज अ मैट्रिक्स A एंड देयर इज अ मैट्रिक्स B एंड द आउटपुट ऑफ विच हैज टू बी मैट्रिक्स Y, ठीक है। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक रो जो है इसको एज अ सिंगल टास्क जो है वो कंसिडर किया गया है, और आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी करनी होगी कि फर्स्ट सेल को, जो मतलब मोस्ट टॉप लेफ्ट जो सेल है, उसको आपने
मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले सेल के साथ, और ऑफ कोर्स इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो भी उसका इवेंचुअल ऐड करेंगे, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपने y मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड कर देना है, और इसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है अगेन ऑल दीज वैल्यूज के, ठीक है। और उनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एडिशन आप फॉर्म करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, दैट वैल्यू वुड बी पुट इनटू द सेकंड सेल ऑफ द y मैट्रिक्स। सो आपको इस केस में ऑलरेडी पता है एक्चुअली कि कितनी मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और कितने मैंने जो है वो समेशन जो है वो करनी है। आपको ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्स का या कंप्यूटेशंस का ऑलरेडी से पहले से पता है। सो यू नो कि आपने टास्क को एक्चुअली कितने स्टेप्स में डिवाइड कर देना है और कितने प्रोसेसर्स को जो है वो कितना जो है वो काम दे देना है। Computation of each element of vector y is independent of the other elements. Of course, जो एक एक सेल की जो आप कंप्यूटेशन करें, इट्स पॉसिबल फॉर यू कि आप इसकी कंप्यूटेशन करें along with the computation of this one. It's perfectly possible. कोई इशू इस केस में नहीं है. The only thing you need to do is just populate all of these elements at the same time and you'll get your output right away. नो कंट्रोल डिपेंडेंसी, सो नो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। इस केस में आप देख रहे हैं कि कोई भी टास्क दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो इन दिस केस यू डोंट इवन हैव अ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ, बट इन सर्टेन केसेस यू माइट हैव अ डिपेंडेंसी ग्राफ एंड वी विल सी दैट। सो एज यू कैन सी, आपके पास n×1 जो मैट्रिक्स था उसको अगर आप उसको नॉर्मली करते हैं तो प्रोग्रामिंग, सो उसमें क्या होगा कि जी आपके पास रोज होंगे फ्रॉम 0 to n, और आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करते रहेंगे आपके मैट्रिक्स ए का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए के रो 0 से लेके रो n तक आपने जाना होगा। ऑफ कोर्स n-1 तक 0 से अगर आपने करना है, और आपने ऑफ कोर्स कॉलम बी के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये कि दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स एक्चुअली। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए इस कोड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हर एक डॉट प्रोडक्ट के लिए बेसिकली आप एक थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। सो इतने सारे थ्रेड्स बनाए जिसने ये तमाम काम एक साथ करने हैं, वरना तो क्या आप इस लूप में यहाँ पे चलते रहेंगे जी, और सारी कंप्यूटेशन ये एक ही प्रोसेसर ने जो है वो करनी होगी। और अगर आप इसको मल्टीपल थ्रेड से करवाना चाह रहे हैं, मतलब ये कि आप इस टास्क को डिवाइड कर लें पैरेलल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक डॉट प्रोडक्ट एज अ सेपरेट थ्रेड जो है वो काम करेगा। इन दिस केस one may think of the thread as an instance of a function that returns before the function has finished executing. So thread का concept basically कुछ इस तरह से है कि जब एक thread की execution आप शुरू करते हैं तो वो thread खुद से execute कर रहा होता है, लेकिन वो thread जिस प्रोग्राम ने या जिस मेन प्रोसेस ने एक्चुअली शुरू किया था उस थ्रेड की भी साथ साथ जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो चाइल्ड थ्रेड भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है और पेरेंट थ्रेड भी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो वो बेसिकली यहाँ पे इसी बात को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रेड से मतलब ही कुछ ऐसा है। दोज पीपल कमिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे डेफिनेटली नो कि थ्रेड का मतलब क्या है, कि थ्रेड में आपका जो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो इंतजार नहीं कर रहा होता है। मेन से अगर आप कॉल करते हैं सो द मेन स्टिल कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर मेन वहां पे ही स्टॉप हो जाता है। फंक्शन कॉल भी आप जाते हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते हैं, फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू आती है उसके बाद फिर आप मेन में आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस, और उन्होंने इस लाइन के थ्रू बेसिकली उस चीज को एम्फसाइज किया। अब इन्होंने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा और भी जो है वो लंबा कर दिया है बेसिकली कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पहले n×1 था, अब इन्होंने n×n कर दिया। तो आपके पास जो नंबर ऑफ अब लूप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे रोज के लिए, और कॉलम्स के लिए भी अब आपके पास बेसिकली उसी कोड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप इसके थ्रू करेंगे, अगर आपने ऑफ कोर्स एक ही सिस्टम के अंदर ये तमाम कंप्यूटेशन जो है वो करनी है। सो हर एक रो और कॉलम के लिए आप ये डॉट प्रोडक्ट की जो कंप्यूटेशन है वो आप करेंगे। अगर आपने मल्टी थ्रेडेड करना है, सो अगेन हर एक रो या हर एक कॉलम के लिए फिर आपने एक सेपरेट थ्रेड जो है वो क्रिएट कर देना है। जो मैं आपको बता रहा था कि जी कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक एक सेल के लिए एक सेपरेट कंप्यूटेशन जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें, कि एक सेल के लिए आप एक सेपरेट थ्रेड बनाना शुरू कर दें, सो दैट वुड बी एक्चुअली फाइन ग्रेन। लेकिन अगर आप एक पूरे रो के लिए एक पूरे कॉलम के लिए कर रहे हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक ए कोर्स ग्रेन्ड काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब ये कि बड़े टास्क को दे देना है किसी एक प्रोसेसर को, या फिर बहुत ही इंतहाई छोटे छोटे टास्क जो है वो बना देना। Another example could that be of a database query, कि जिसमें आप चाह रहे हैं कि जी आप ये एग्जीक्यूट करें इस क्यूरी को कि जी आपके पास तमाम सिविक की जो गाड़ियां हैं वो जो 2001 मॉडल है जिसका, वो ग्रीन में या वाइट में जो भी हो वो आपके पास मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास काफी सारे टपल्स हैं या काफी सारे रोज हैं,
और इसमें से अगर आपने ये 4 कंडीशन जो है वो मीट करनी है, सो इट्स पॉसिबल फॉर यू टू बेसिकली डीकम्पोज दिस एंटायर डेटा, ठीक है, और इसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। तो आपने आईडीज़ के हिसाब से मॉडल को देख लिया कि जी वो सिविक हो, आईडी के हिसाब से आपने एयर को देख लिया जो कि 2001 हो, और कलर के हिसाब से व्हाइट भी देख लिया और ग्रीन भी देख लिया। सो यू डिवाइडेड और डीकम्पोज द एंटायर थिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ बना हुआ है, और जब तक सिविक और 2001 और व्हाइट और ग्रीन का आपने सेपरेट से टेबल्स नहीं बना दिए हुए, तो उनको आप फिर इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक ये वाले टास्क कंप्लीट ना हो, ये वाले टास्क कंप्लीट नहीं हो सकते। और ऑफ कोर्स जब तक ये दोनों वाले टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आपके पास ये टास्क कंप्लीट नहीं होता। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दी डेटा डिपेंडेंसी ग्राफ। एट द सेम टाइम आप ये भी देख रहे हैं कि टास्क को डिकम्पोज करने का एक और स्पेशल तरीका एक लिहाज से आपने देख लिया, जिसमें आपने देखा कि टास्क को मैंने डेटा को मैंने डीकम्पोज कर दिया, ठीक है, और इवेंचुअली उसके पास मेरे पास वो टपल जो है वो मिल गया, या वो रो मिल गई जो कि 6734 है आईडी। ओके जी। सो फाइनली हम एक रिव्यू करते हैं। बेसिकली जो भी काम किया है हमने यहाँ पे, अब उसको एक नज़र देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह की जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं डेटा को डिकम्पोज करने की, या डिकम्पोजिशन जो टेक्निक्स हैं कि फॉर एग्जांपल हमने देखा है मैट्रिक्स वाले एग्जांपल को, तो उसमें हमने डेटा को डिकम्पोज किया है, एक डेटा एक प्रोसेसर को दे दिया, दूसरा डेटा दूसरे को दे दिया है, तीसरा तीसरे को दे दिया, और इस तरह से हम मुख्तलिफ थ्रेड्स बना के हमने वो एक काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा डिकम्पोजिशन। रिकर्सिव डिकम्पोजिशन जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, जिसमें हमने सिविक के मॉडल के जो है वो मुख्तलिफ कलर जो है वो हमने सर्च किए हैं, तो उसमें हमने रिकर्सिव किस्म की जो है वो डिकम्पोजिशन की है। इसके अलावा चेस वाली जो एग्जाम्पल है वो एक एक्सप्लोरेटरी किस्म की डिकम्पोजिशन है, वेयर वी रियली डोंट नो कि कौन सा पाथ अगर हम लेंगे तो, या कौन से तरीके से अगर हम इस प्रॉब्लम को टैकल करें तो वो बेहतर जो है वो साबित होगा। तो आप मुख्तलिफ तरह की पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के थ्रू जो है वो देखते हैं, और देखते हैं कि कौन सा जो है वो हमें एक विनिंग कंडीशन की तरफ जो है वो लीड करेगा। और इसके अलावा जो है वो स्पेकुलेटिव किस्म की डिकम्पोजिशन है, जिसमें आपको किसी हद तक थोड़ा आइडिया होता है कि अगर मैं ये वाला काम करूं तो उससे मुझे ये आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। सो यू बेस्ड ऑन सम इंट्यूशन यू बेसिकली गो टुवर्ड्स or formalize the decomposition of the problem. A switch is kind of, चूंकि इसके ऊपर हमने एग्जांपल नहीं दिया, तो अगर आप प्रोग्रामिंग में स्विच वाली स्टेटमेंट देखें, सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें आपको पता है कि अगर प्रीवियस ये कंडीशन है, उसका ये आउटपुट आया है, सो बेस्ड ऑन दैट आउटपुट आई कैन डिसाइड कि अगर ये आउटपुट आए मैं ये काम करूं, ये आउटपुट आए तो मैं ये काम करूं, और ये आउटपुट आए तो मैं ये वाला काम करूं। सो दैट इज काइंड ऑफ ए स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। बाकी इन तीनों के ऊपर हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देख लिए। सो अगर आप फिर ये देखेंगे कि जी मैं फॉर एग्जांपल चेस के जो प्रॉब्लम है, उसको अगर मैं रिकर्सिव किस्म की डिकम्पोजिशन या डेटा डिकम्पोजिशन टेक्निक के थ्रू उसको मैं सॉल्व करूंगा, so that's not going to be the perfect problem, that's not going to provide you the perfect solution. So depending on the kind of a problem, it really matters कि आप डिकम्पोजिशन कौन सी टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। Alright जनाब, this is where we'll stop today इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम थ्रेडिंग की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी आप उसको देख चुके होंगे, so that will not be a huge problem for you to understand. So let's meet इंशाल्लाह in the coming class. तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।